हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का 10th क्लास साइंस में स्वागत है। बच्चों अपना चैप्टर हमने चालू कर दिया था 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला। ठीक है ना बच्चों। एक सूचना ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिलेबस के बारे में चर्चाएं हो रही हैं वो सिलेबस अभी और चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं आया है, तो हम श्योर यानी कि बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये जो सिलेबस आपके लिए बताया गया है यही रहे। इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको जो पढ़ाते जाएं वो आप पढ़िए ढंग से, और जैसे सिलेबस के बारे में कोई भी सूचना आएगी आपको बिल्कुल सटीक टाइम पर बता दी जाएगी। तो देखो, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कार्य के बारे में, और कार्य का हमने सूत्र भी निकाला था। और कार्य का सूत्र हमारे पास 2 सूत्र आए थे। कार्य के 2 सूत्र क्या आए थे? कार्य को W से दर्शाया गया था, W बराबर Fs, और एक आया था W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है ना। और इन दोनों सूत्रों से हमने विभिन्न स्थितियों में वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की गणना करने के लिए भी सूत्र निकाले थे। और इसमें आपने जैसे गुरुत्व क्षेत्र में किया गया कार्य, इसके लिए क्या सूत्र निकाला था? W = mgh, ये वाला निकाला था ना। अब देखो, अगर वस्तु के ऊपर बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का, तो वो गुरुत्व क्षेत्र में किया गया कार्य हो गया, है ना। अगर वस्तु के ऊपर लंबवत बल लग रहा है, कैसा लग रहा है? लंबवत, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। और थीटा का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो लंबवत स्थिति में किया गया कार्य कैसा होता है? लंबवत स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। और cos 90 का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य मैंने बताया था आपको 0, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे ना इसके साथ तो पूरा 0 हो जाएगा। तो लंबवत स्थिति में वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कोई वस्तु अभिकेंद्र बल के लंबवत है, मतलब यदि किसी वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल लंबवत है, अभिकेंद्रीय बल जो लगता है, अभिकेंद्रीय बल इस तरह से घूमती हुई वस्तु के द्वारा लगता है, तो वो अगर लंबवत स्थिति में है तो यहाँ पर वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? तो किया गया कार्य यानी कि W बराबर 0 होगा, अर्थात वस्तु के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। कार्य के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कार्य एक अदिश राशि होती है। इस कार्य का मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों स्थितियों में आ सकता है, क्योंकि वस्तु पर जो बल आरोपित करते हैं वो बल अगर विस्थापन की दिशा में लग रहा है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और अगर बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होगा। तो कार्य के विभिन्न स्थितियों में किस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब देखो, हम अगर कार्य का मात्रक निकालना चाहें,
कार्य का क्या निकाल रहा हूँ मैं? मात्रक। तो वैसे मात्रक मैंने आपको बता दिया है कि कार्य का वही मात्रक होता है जो ऊर्जा का होता है, और ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। सामान्य सा मात्रक है जूल, जिसको जे से दर्शाते हो। अब देखो कार्य का मात्रक अगर हम निकालें तो कैसे निकालें? यदि बल को मैं न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में दर्शाऊं, यदि बल को न्यूटन में तथा विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो W कार्य न्यूटन N गुणा M बराबर जूल। समझ गए? न्यूटन गुणा मीटर बराबर जूल हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई 1 जूल कार्य किसे कहते हैं, तो परिभाषित करो 1 जूल कार्य की परिभाषा क्या हो सकती है, ये निकालो। इससे सूत्र जो मैंने अभी लिखा है ना, W बराबर N इंटू M। तो देखो, यदि किसी वस्तु के ऊपर, अगर किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल होगा। समझ में आ रही है बात? अगर वस्तु के ऊपर कितना बल आरोपित किया जाए? 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन बल को आरोपित करने पर वस्तु विस्थापित कितनी हुई? 1 मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 जूल ही तो आएगा। तो उसी को ही क्या बोलेंगे हम? 1 जूल कार्य। तो परिभाषा कैसे लिखूं मैं, बताओ? 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को एक न्यूटन को N से दर्शाते हैं, बल से या बल आरोपित कर 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ये 1 जूल की परिभाषा है गई। और इसको कैसे दर्शाएंगे? देखो, किया गया कार्य कितना है? 1 न्यूटन तो बल लगाया है आपने, और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हुई है, तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? 1 जूल। ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हो आराम से। अब देखो, यदि बल को डाइन को D से दर्शाते हैं, बल का मात्रक है डाइन में, तथा विस्थापन को सेंटीमीटर में, विस्थापन को किस में दर्शाया जाए? सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है या दर्शाया जाए,
तो कार्य का मात्रक क्या होगा? अगर कंडीशन बदल गई, बल को किस में दर्शा दिया? डाइन में, और विस्थापन को किस में दर्शा दिया? सेंटीमीटर में। तो ऐसी स्थिति में कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या निकल के आता है? कार्य का मात्रक निकल कर आता है अर्ग। कार्य का मात्रक क्या निकल के आएगा? अर्ग। अब देखो अर्ग कैसे निकल के आया। आप एक बार इसको पूरे को लिख लो और फिर मैं अर्ग निकालता हूँ डाइन से और सेंटीमीटर से, है ना। तो देखो भाई, इसके जस्ट नीचे लिखना है कार्य बराबर क्या आ गया? डाइन। बल का मात्रक तो क्या आ गया? डाइन। और विस्थापन का मात्रक क्या आ गया? सेंटीमीटर। और अगर स्थिति ये है तो कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा? अर्ग आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो भाई, आपने अभी चेक किया था 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। यही तो था। 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है। यानी कि वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन बल आरोपित किया जाए तो वह 1 मीटर तक विस्थापित होती है, अर्थात ऐसी स्थिति में किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा। अब देखो भाई साहब, 1 न्यूटन में क्या होते हैं? 1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10 की घात 5 अर्ग। 1 न्यूटन में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 5 अर्ग। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। भाई 100 सेंटीमीटर ना होए का? तो बताओ 1 जूल में कितने अर्ग हो जाएंगे? 10 की घात 7 अर्ग ना हो जाएंगे? भाई 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होंगे? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों के लिए हमको ध्यान में रखने चाहिए, ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो बेटा, हमने कार्य के कई सूत्र निकाल लिए, है ना। अब कार्य के जब ये सूत्र निकाल लिए तो भाई अब हमको इन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए देखो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 किलोग्राम के थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो, ठीक है ना भाई। ज़मीन में बैग पड़ा हुआ है और ज़मीन से उठाया है 12 किलोग्राम वजन और उसको अपने पीठ पर हमने टाँक लिया। तो भाई अब यहाँ पर थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करो। अब कार्य की गणना करनी है आपको। देखो आप पहले तो ये चेक करिए क्या दे रखा है आपको। हमको दे रखा है द्रव्यमान, बैग का द्रव्यमान दे रखा है ना। द्रव्यमान क्या होता है? m होता है 12 किलोग्राम। और हमको दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई भी दे रखी है h, कितनी है? 1.5 मीटर। और हमको निकालना क्या है भैया? कार्य W, इसका मान ज्ञात करना है। और देखो एक चीज़ और बताऊं,
चूँकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है, गुरुत्वीय त्वरण को आप लोग स्मॉल g से दर्शाते हो और इसका मान हमने 9वीं क्लास में ज्ञात भी किया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स रहता है, ये याद होना चाहिए। कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मेरी बात है, ध्यान से सुनो भाई। थैला कहाँ रखा था? ज़मीन के ऊपर। यहाँ से उठाकर आपको पीठ के ऊपर रखना है। तो देखो आपने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया है। कहाँ पर कार्य किया है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया है कि नहीं किया है? भाई पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा था, वहाँ से उठाकर आपने बैग को पीठ पे रखा है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ही तो कार्य किया है आपने। तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य है, उसके लिए क्या सूत्र निकाला था मैंने, बताओ? गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, क्या लिखा रहा था मैंने? सूत्र बताया था आपको, W बराबर mgh, यही वाला सूत्र तो बताया था। अब देखो सबन के मान दे रखें तो रख दो मानन ने। m को मान 12 किलोग्राम, g को मान 10, h को मान 1.5, कितने का है बताओ? 30 और 180 जूल। किया गया कार्य कितना आ गया? 180 जूल आ गया। देखो कितना सिंपल सवाल है ना? तो लिखो फटाफट से। और देता हूँ चलो एक क्वेश्चन, उसको भी चेक करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, कितना बल लगा रहा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींचता है, इस प्रकार खींचता है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाए, कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। थीटा का मान आ गया भैया 30 डिग्री, है ना? इस वस्तु को 20 मीटर तक, इस वस्तु को 20 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या दे रखा है आपको। तो देखो यहाँ पर दे रखा है बल, F का मान दे रखा है 5 न्यूटन, और दे रखा है आपको यहाँ पर विस्थापन, S का मान 20 मीटर खींचनी है ना, 20 मीटर तक ले जानी है, तो विस्थापन है वो। और घटक दे रखा है, घटक किसको बोलते हैं हम? थीटा को। 30 डिग्री या कॉस थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, ठीक है ना? चलो यह मत लिखो तुम, तो यह ध्यान रखियो बस ऐसे ही। अब देखो भैया, कॉस थीटा का मान निकालना है आपको। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, सूत्र कौन सा लगेगा? W बराबर Fs cos थीटा, है ना?
एफ एस कॉस थीटा यानी कि क्या आ गया, तो एफ आ गया 5, एस आ गया 20 और गुणा कॉस 30। बताओ कॉस 30 को मान कितने के लिए। देखो कॉस 30 का मान होता है √3/2, यही तो होता है कॉस 30 का मान। और √3/2 को आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 866.8666, ठीक है ना। ये वैल्यू आती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, इसको ले लो मैं 0.866, हल कर दो यार, हैं भाई। इसको हटाने के लिए 3 0 ले लो नीचे, पॉइंट हटको, है ना। पॉइंट हटको तो 20 पंजे 100, 50 बार गए हो, और 5 तेई 10 बार गए हो। आपके पास क्या आ गया, 866/10 आ गो। तो किया गया कार्य क्या आ गया, W बराबर क्या आ गया, 86.6 जूल आ गो। ये उत्तर आ गया, सही है। लिख लो फटाफट। वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, 86.6, ठीक है ना। अब देखो साहब, और भी चेक कर सकते हैं हम। चलो सवालों को तो और करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। और उसके बाद हम अब चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। अगला जो टॉपिक होगा वो अपने पास है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखो ऊर्जा की परिभाषा बड़ी सिंपल है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ऊर्जा। और देखो ऊर्जा का जो मात्रक होगा वही होगा जो कार्य का होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हाँ भैया, ऊर्जा कई प्रकार की हो सके, ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें आपको जान लेनी चाहिए क्या, ऊर्जा के प्रकार। तो देखो मुख्य रूप से जिन ऊर्जाओं को हमको जानना है वो ऊर्जा कौन कौन सी हैं। एक तो है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा, और तीसरी है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा। ये ऊर्जाएं हमको अवश्य रूप से आनी चाहिए। और देखो प्रकार तो और भी हैं, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, तापीय ऊर्जा हो सकती है, महासागरीय ऊर्जा हो सकती है, विभिन्न तरीके से गुरुत्वीय ऊर्जा हो सकती है ना, नाभिकीय ऊर्जा हो सकती है। बहुत सारे प्रकार हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ठीक है ना, ये महासागरीय ऊर्जा, ये विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के प्रकार ही हैं ये। लेकिन इन सभी प्रकारों में से हमको ये तीनों जो ऊर्जाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इन ऊर्जाओं के बारे में जानना बड़ा ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पर चेक करें किसको, स्थितिज ऊर्जा को, किसको चेक करें हम, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखो बड़ी साधारण सी बात मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि अगर कोई वस्तु, न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने अपना जो नियम दिया था उसमें बोला था उसने कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गति में रहना चाहती है, और अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है।
तो स्थिर रखी हुई वस्तु, जैसे ये स्थिर अवस्था यानी कि विराम अवस्था में वस्तु रखी हुई है। अब मैं अगर इसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन करूंगा तो इस पर बल लगाऊंगा और बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दूंगा। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किसको बोला? किसी वस्तु की स्थिति में गतिमान अवस्था हो चाहे विराम अवस्था हो, कोई सी अवस्था ऐसा है, और दोनों ही अवस्थान में अगर तुम की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कौन सी ऊर्जा लगा रहे हो? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? कि गति करती हुई कोई वस्तु है, गतिमान अवस्था में अगर कोई वस्तु है और गतिमान अवस्था में उसकी स्थिति को परिवर्तन करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों? कि जो वस्तु के द्वारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है, जो ली जाती हैं, इन दोनों ऊर्जाओं को अगर हम जोड़ दें तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो साधारण सी परिभाषा है, इनके स्पेशल सूत्र भी हैं और उन सूत्रों को हम स्थापित भी करेंगे। तो इन ऊर्जाओं के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है, तीनों ऊर्जाओं के बारे में। ठीक है ना। तो एक बार आप इस चीज़ को ढंग से नोट कर लो, और ढंग से नोट करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाओ किसके लिए? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है ना। और देखो बिल्कुल सिंपल सा है, हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा को आप लोग प्रदर्शित करोगे ईपी से। स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करेंगे हम? ईपी से। और गतिज ऊर्जा को दर्शाएंगे हम किससे? ई के से, है ना। और यांत्रिक ऊर्जा को आप केवल दर्शाओगे ई से। ठीक है ना। तो देखो हमको जो सूत्र निकालने हैं, स्थापित करने वे कौन कौन से होंगे, मैं सूत्र में बता दूं, ज़्यादा तुम्हारे याद है जाएं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो होता है बच्चों EP बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा के लिए तो क्या सूत्र है? EP बराबर mgh। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। और यांत्रिक ऊर्जा का जो सूत्र निकाल के आप लोग लाओगे वो क्या आएगा? E बराबर क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग, यही तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो आपको क्या करना है? mgh प्लस ½ mv², ये दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। और आप यहाँ पर टोटल कुल यांत्रिक ऊर्जा किसी भी सिस्टम की आप लोग बता सकते हो। तो इन सूत्रों का सत्यापन भी हमको करना है इनकी परिभाषाओं के साथ साथ। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम इनमें से किसी एक ऊर्जा को लेंगे और उसकी परिभाषा प्लस उसका सूत्र का सत्यापन किस तरह से कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।